हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन दिस सेशन। तो आज का जो वीडियो लेक्चर है इसमें हम जो है मेजर थ्योरी के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो मेजर थ्योरी क्या होता है उसको हम सबसे पहले जानेंगे। ठीक है, इसका थोड़ा सा हिस्ट्री पर हम जो है पहुँचेंगे। और जो है आज का जो लेक्चर है वो एक इंट्रोडक्शन लेक्चर है, क्योंकि जो मेजर थ्योरी हम पढ़ने जा रहे हैं इस मेजर थ्योरी को पढ़ने के लिए हमें कुछ बेसिक नीड्स होंगे। ठीक है ना, जो बेसिक नीड्स आप लोग जो मैं बताऊंगा होप कि आप लोगों को ऑलरेडी पता है। ठीक है, तो फिर भी हम यहाँ पर थोड़ा सा रिकॉल करेंगे उन सब चीज़ों को और आगे इसका जो अप्लाई है वो हम करेंगे। तो उसके लिए हमें पहले से प्रिपेयर होना पड़ेगा। तो हम इस लेक्चर में वो सारी बेसिक चीज़ें डिस्कशन कर लेंगे। तो चलिए सबसे पहले थोड़ा सा जो ये मेजर थ्योरी है ये बना कैसे है और इसका जो हिस्ट्री है वो थोड़ा सा हम बैक जो है रिकॉल करते हैं। तो मेजर थ्योरी एक्चुअल में क्या है, ये जो है एक साइंटिस्ट है। ठीक है, एक फ्रेंच मैथमेटिशियन है हेनरी लेबिग। ठीक है, हेनरी लेबिग लेबिग ठीक है, हेनरी लेबिग ने जो है इनका ये जो है इनका जो समय रहा वो 1875 से 1941 के बीच में जो है इनका लाइफ पीरियड रहा है। और ये मोस्टली जो है इनका जो थ्योरी ऑफ इंटीग्रेशन के लिए इनको जो है जाना जाता है, थ्योरी ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक, इंटीग्रेशन ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुए हैं। ये इनका जो हिस्ट्री है, ये जो मेजर थ्योरी जनरेट इन्होंने किया था। ठीक है, मेजर थ्योरी जो इन्होंने जनरेट किया था, हम आगे और भी चीज़ें डिस्कशन करेंगे इनके बारे में। तो ये अपने पीएचडी थीसिस के दौरान जो है पीएचडी थीसिस के दौरान जो है ये बात उन्होंने सामने रखा था। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम्स उन्होंने रखा और मोस्टली इनका जो मेन रोल रहा वो है थ्योरी ऑफ इंटीग्रेशन में। थ्योरी ऑफ इंटीग्रेशन को उन्होंने बताया। ठीक है, तो इन्हीं के नाम से जो है ये जो मेजर थ्योरी है वो मोस्टली इन्होंने ही इसको जनरेट किया है। इसमें हम जो है लिबिग मेजर के बारे में डिस्कशन करते हैं। लिबिग मेजर, इसमें वर्ड मैंने बताया नहीं है, लिबिग मेजर, ये सब चीज़ें हम जो है डिस्कशन करेंगे। उसके बाद जो है लिबिग इंटीग्रेशन आता है। ठीक है, तो मेजर थ्योरी एक जो है पार्ट है जो कि हम ये कह सकते हैं कि ये जो रियल एनालिसिस में से ही निकल के सामने आ जाता है। समझ में, रियल एनालिसिस के जस्ट बाद जो है ये आता है। तो इसमें कुछ ऐसे पार्ट भी आते हैं जो कि रियल एनालिसिस में ऑलरेडी हम सब डिस्कशन कर रखे हैं, क्योंकि ऑलरेडी मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखा है रियल एनालिसिस का, हम उसको भी पढ़ रहे थे। ठीक है, उसमें भी कई सारे लेक्चर मैंने अपलोड कर रखा है। तो इस जो मेजर थ्योरी है, मेजर थ्योरी को समझने के लिए हमें कुछ बेसिक चीज़ें, मैंने जैसा कि आप लोगों को बता रखा है कि बेसिक नीड्स है हमें कुछ। तो बेसिक नीड्स क्या क्या है तो उसको सबसे पहले हम जो है जानते हैं। तो पहला जो हमारे पास बेसिक नीड में हमें ज़रूरत पड़ेगी वो हमारा है सेट। सेट थ्योरी आप लोगों ने होप की पढ़ रखा है। ठीक है, सेट किसे कहते हैं तो थोड़ा सा मैं सेट को आप लोगों को बता देता हूँ, होप कि आप लोगों को पता है सेट क्या होता है। सेट एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, इसको सही से लिख लेते हैं। सेट जो है वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब ये जो हमारे पास वर्ड आ रखा है कि ऑब्जेक्ट्स हमारे क्या होते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स जो है ये कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, जैसे आपके कुछ नंबर्स हो सकते हैं, है ना, नंबर्स हो सकते हैं। उसके बाद जो है किसी के नेम हो सकता है। उसके बाद जो है कोई प्लेस हो सकता है ना। तो कोई नंबर हो सकता है, कोई संख्या हो सकती है, नेम हो सकता है, नाम यानी कि प्लेस, कोई स्थान हो सकता है, जो ऑब्जेक्ट के बारे में इन्होंने बता रखा है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, किसी भी ऑब्जेक्ट के कलेक्शन को हम जो है सेट तब कहते हैं जब वो वेल डिफाइंड हो। अब वेल डिफाइंड ये जो वर्ड आ रखा है ना, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है इसको समझना। जब आप इसको समझ जाएंगे तो आप ये बता पाएंगे कि जो ऑब्जेक्ट्स आपके पास गिवन है उन ऑब्जेक्ट्स के जो कलेक्शन है वो हमारा जो है एक सेट है।
ठीक है, बहुत ही कॉमन सा जो है यहाँ पर डेफिनेशन है, बट हमें डेफिनेशन पर नहीं जाना है, हमें उसके अंदर के जो कॉन्सेप्ट है उस पर हमें फोकस करना है, तभी जा करके हमें जो है ये सब चीज़ें याद रहने वाली है। तो देखिए वेल डिफाइंड पर हम डिस्कस कर रहे थे। वेल डिफाइंड जो ये वर्ड आ रखा है वो क्या होता है? वेल डिफाइंड, वेल डिफाइंड का मतलब होता है कि जो भी ऑब्जेक्ट है वो पर्सन टू पर्सन हमारा जो है वेरी नहीं करना चाहिए। जैसे कि देखिए पर्सन टू पर्सन डज नॉट वेरी, है ना, इफ इट डज नॉट चेंज हम ये कह सकते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो आंसर होगा, आंसर जो होगा वो पर्सन टू पर्सन हमारे पास जो है सेम होना चाहिए, वेरी नहीं करना चाहिए, ठीक है ना, चेंज नहीं होना चाहिए। तो उसी को हम जो है वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स बोलेंगे। अब ये थोड़ा सा जो है अटपटांग सा लग रहा होगा आप लोगों को, तो मैं कुछ एग्जांपल लेता हूं और उसके हल्के से आप लोगों को समझाता हूं कि जो वेल डिफाइंड का मीनिंग हम बता रहे हैं वो क्या होता है। ठीक है, मैं यहां पर बताऊंगा द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, ठीक है, नेचुरल नंबर्स जो भी है, कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। अब देखिए मैंने जो है दो स्टूडेंट्स को खड़ा कर दिया आपके क्लास में से। होता क्या है कि मैं पहले स्टूडेंट से पूछता हूं कि भाई आप जो है नेचुरल नंबर के जो कलेक्शंस है उनको बताइए, ठीक है, और फिर मैं दूसरा जो स्टूडेंट है उसको भी मैं खड़ा करता हूँ और उससे भी मैं ये पूछता हूँ कि आप ये बताइए कि नेचुरल नंबर का जो कलेक्शन है वो क्या होता है। तो हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि दोनों का जो आंसर आ रहा है वो क्या सेम आ रहा है या फिर डिफरेंट आ रहा है। ठीक है, सेम आ रहा है या फिर डिफरेंट आ रहा है। तो अगर इन केस दोनों का जो आंसर है वो चेंज नहीं होता है और सही क्या है वो चीज़ मुझे पता है, ठीक है ना, मैं एज अ ऑब्जर्वर क्वेश्चन कर रहा हूँ तो मुझे ये चीज़ पता है कि इसका जो राइट आंसर है वो क्या है। तो जो राइट आंसर है वो दोनों बच्चे जो है राइट आंसर सेम दे रहे हैं नहीं दे रहे, वो चीज़ मैटर करता है। देखिए मैं यहाँ पर जो है कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स की बात हमने किया है, तो अगर पहला स्टूडेंट है और दूसरा स्टूडेंट है, इसने जो है 1 2 3 4 इस प्रकार से उन्होंने बताया, दूसरा भी जो है बताया 1 2 3 4। तो देखिए एक पर्सन ये है और एक पर्सन ये है, तो जो आंसर हमारे पास आ रहा है, जो आउटपुट हमारे पास निकल के आ रहा है वो पर्सन टू पर्सन क्या हो रहा है, चेंज नहीं हो रहा है, वेरी नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो सेट, मैं अगर बात कर रहा हूँ कलेक्शन नेचुरल नंबर्स, तो इन दिस केस ये जो है वो हमारा वेल डिफाइंड हो गया है। आया समझ में? पर्सन टू पर्सन जो है वेरी नहीं करना चाहिए भाई, जो भी चीज़ बताया जा रहा है। एक एग्जांपल मैं और ले रहा हूं, तो हम देखिए यहां पर इसको क्लियर कर लेते पहले, कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, तो ये एक हमारे पास सेट हो जाएगा। तो उस कंडीशन में हम बोलेंगे उसको सेट ऑफ नेचुरल नंबर। समझ में आ रहा है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अभी तक क्या था ये? अभी तक क्या था? ये जो है कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर था, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर था। लेकिन जैसे ही हमने इसको बता दिया है कि ये वेल डिफाइंड है, तो वहां पर हम उस चीज को ये बता सकते हैं कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अदरवाइज हम जो है सेट का जो यहां पर ये जो वर्ड है सेट, इसको हम यूज ही नहीं कर सकते। आ रहा है समझ में? ये जो वर्ड है हम यूज ही नहीं कर सकते हैं तब तक जब तक हमारे पास जो है ये वेल डिफाइंड वाला जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होकर के सामने नहीं आ जाता है। आ रहा है समझ में? तो ये छोटी छोटी बहुत ही माइनर सी बात है, बहुत ही जो है इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर आप लोगों को जो कि जानना चाहिए, है ना। अब तक होप कि आप लोगों ने सेट के बारे में पढ़ा है, लेकिन ये चीज़ आप लोगों ने पढ़ा है या नहीं ये चीज़ मुझे नहीं पता है। अगर पढ़ा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़ा है तो आप लोग इस चीज़ को भी जान लो। एक नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं आप लोगों के सामने लेता हूँ। देखिए मैं ये बता रहा हूँ कि कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स, ठीक है, राइटर्स ऑफ इंडिया, ठीक है, राइटर्स। तो मैं ये कह रहा हूं कि जो है इंडिया के 10 टैलेंटेड राइटर्स, तो इंडिया के 10 टैलेंटेड राइटर्स, मैंने वही सेम सिचुएशन क्रिएट करना है कि भाई मैंने 2 स्टूडेंट को खड़ा किया है और इससे मैंने पूछ लिया कि भाई तुम बताओ कि जो है 10 टैलेंटेड राइटर्स, इंडिया के 10 जो है टैलेंटेड राइटर्स हमारे पास क्या है।
उनके नाम बताइए। तो उस कंडीशन में ये जो हो सकता है कि किसी 10 राइटर का बुक पढ़ा है ना, या फिर मैं कहता हूँ कि 20 कलेक्शन ऑफ 20 राइटर्स के जो बुक्स हैं उनमें से इन्हें 20 बुक पढ़े हैं और 20 में से उनको लगा कि नहीं ये 10 नाम जो है इनके जो बुक है वो बहुत अच्छा है, तो इनको लगेगा कि नहीं ये जो राइटर है वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है। आ रहा है समझ में। फिर इन्होंने जो है मैं अराउंड 25 बुक्स इन्होंने भी पढ़ा है, मैं ये मान के चलता हूँ, और इनको भी लगेगा कि जो है इनमें से जो 10 है वो बहुत टैलेंटेड है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि जो 10 नाम ये बताएगा वही 10 नाम ये भी बताएगा, ये तो ज़रूरी नहीं है भाई। इसके पास कोई 10 लग सकता है कि टैलेंटेड है और इसके पास भी कोई 10 लग सकता है टैलेंटेड है। तो उस कंडीशन में ध्यान रखना कि जो हमारे पास ये मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स का जो कलेक्शन आ रहा है वो वेल डिफाइंड नहीं है। समझ में आ रहा है? वेल डिफाइंड नहीं है। तो जब ये जो 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स जो है जो कलेक्शन है इनका, ये अगर वेल डिफाइंड नहीं है तो मैं उस कंडीशन में इसको सेट का फॉर्म नहीं दे सकता हूँ। आया समझ में? तो ये चीज़ ध्यान रखना, किसी भी ऑब्जेक्ट के कलेक्शन को, देखिए ऑब्जेक्ट के कलेक्शन बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है ना। हम लिविंग थिंग्स नॉन लिविंग थिंग्स में कुछ भी हम जो है बता सकते, ठीक है, कुछ भी हम बता सकते हैं, उसको हम कलेक्शन के फॉर्म में ले सकते हैं, बट वो सेट होगा ये चीज़ ज़रूरी नहीं है। आ रहा समझ? सेट होगा वो चीज़ ज़रूरी नहीं है। तो होप कि आप लोगों को जो है सेट का जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो गया है। इसको रफ करते हैं, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा जिसमें आप लोगों का एक टेबुलर फॉर्म आता है, ये भी पता होगा, टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म में हम क्या करते हैं भाई, जो ऑब्जेक्ट्स हमारे पास होते हैं उनको जो है इस प्रकार के ब्रैकेट के अंदर जो है, जैसे मेरे पास मैं कह रहा हूँ सेट ऑफ नेचुरल नंबर है 1 2 3 4, ठीक है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर है ना, जो है 4 तक ही मैं बात करता हूँ, ठीक है, ये है। तो इनके बीच में हमने क्या कर दिया है, कॉमा इंसर्ट कर दिया है, और इसको जो है देखिए इस प्रकार के ब्रैकेट के अंदर जो है हमने रखा है। तो ये जो नोटेशन है, ये जो लिखने का तरीका है, इसी को जो है हम बोलते हैं टेबुलर फॉर्म। तो होगी टेबुलर फॉर्म भी आप लोगों को समझ में आ गया। तो सेट जब हम पढ़ते हैं ना, तो सेट को डिनोट करने के लिए, जैसे मैंने सेट ऑफ नेचुरल नंबर बताया था, तो उसको भी इसी प्रकार से ही हम डिनोट कर देते हैं। बहुत बेसिक चीज़ें हैं, इसकी जो ज़रूरत है वो हम आगे जो लेबिक मेजर है, यानी कि मेजर थ्योरी है, जहाँ पर हम इसको आगे डिस्कशन करेंगे। बहुत सारी चीज़ें और भी है, अभी हम बोलेंगे, इसको बात करेंगे एक एक पर। उसके बाद जो दूसरा इसमें आता है हमारा इक्वलिटी ऑफ सेट्स, ठीक है, इक्वलिटी। तो कोई भी सेट, 2 सेट मैं मान के चलता हूँ कि एक ए हमारे पास एक सेट है, ठीक है, पी और क्यू है, और बी मेरे पास एक सेट है जो है आर और एस, ठीक है। तो मैं इन दोनों सेट को तभी इक्वल बोल सकता हूँ, ए जो है बी के इक्वल तभी होगा जब इसके आपस में जो एलिमेंट्स होंगे वो भी हमारे सारे बराबर होंगे। आ रहा है समझ में? तभी जा करके हम किसी 2 सेट, एलिमेंट्स भी बराबर होने चाहिए, एलिमेंट्स भी, और वो सब उसके आपस में बराबर होने चाहिए, तो उसी को हम जो है इक्वल सेट बोलेंगे। तो इक्वल सेट भी होप कि आप लोगों को क्लियर हो चुका है ना। उसके बाद जो हमारे पास आता है डिफरेंट टाइप ऑफ सेट्स के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। डिफरेंट टाइप ऑफ सेट्स, उसमें हमारे पास सबसे पहला जो सेट आता है वो है सिंगलटन सेट। देखिए नाम से पता चल रहा है ना, सिंगल मतलब एक पर्टिकुलर कोई, तो सिंगलटन मतलब ऐसा सेट जिसके अंदर कोई एक ही एलिमेंट हो, उसको हम सिंगलटन सेट बोलेंगे, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल भी इसके हो सकते हैं। होप कि आप लोगों को ये सब चीज़ें पहले से पता था। उसके बाद एक आता है हमारा नल सेट। नल सेट क्या होता है? नल सेट मतलब ऐसा सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट ही ना हो, उसको हम 5 से डिनोट करते हैं। ये भी आप लोगों को पता था। तो ये सब चीज़ें हैं, इसकी ज़रूरत हमें आगे पड़ेगी, तभी हम इसको जो है डिस्कशन कर रहे हैं। देखिए इसमें आता है एक हमारा प्रॉपर सबसेट ऑफ अ सेट, प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट। तो बहुत बढ़िया बात यहाँ पर बोला है। हम यहाँ पर देखिए 2 सेट ले लेते हैं, P एंड Q। तो P को हम जो है Q का प्रॉपर सबसेट हम तब कहेंगे, P को Q का, देखिए सब प्रॉपर सबसेट को हम इस प्रकार से दिखाते हैं, P को Q का प्रॉपर सबसेट हम तब कहेंगे
जब P के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हमारे पास है वो सारे के सारे जो है Q में हमारे क्या कर जाए, कंटेन कर जाए, Q में कंटेन कर जाए। Q में इससे ज़्यादा भी हमारे पास जो है एलिमेंट्स हो सकते हैं, वो डजेंट मैटर, बट हमें यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखना है कि जो P का जितना भी एलिमेंट है वो सारे के सारे जो है हमारे क्या हो जाए, Q में कंटेन कर जाए। ठीक है, लेकिन हमें एक बात का ध्यान रखना है, प्रॉपर सबसेट की जब मैं बात कर रहा हूं तो P जो है, P जो सेट है वो Q सेट के बराबर कभी भी नहीं होगा। ठीक है, कभी भी नहीं होगा। अगर बराबर हो गया तो उस कंडीशन में ये फिर प्रॉपर नहीं रहेगा, ये चीज ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ये तो हमें ये चीज ध्यान रखना, जब भी प्रॉपर का है तो वही सिर्फ एक ही साइन लगेगा। ठीक, तो आपके समझ में ये चीज आप लोगों को आ गया है। और एक यहाँ पर जो है और भी आता है डेफिनेशन, सुपर सेट। सुपर सेट भी प्रॉपर सब का ही सुपर सेट भी जो है प्रॉपर सबसेट का ही एक छोटा सा पार्ट है। हम देखिए सुपर सेट कब कहेंगे, देखिए P और Q हमारे पास, P और Q जो है, मैं ये मान P एंड Q हमारे पास दो सेट है। ठीक है, दो सेट है और Q को हम P का प्रॉपर सुपर सेट कहते हैं। क्यों? क्योंकि P जो है Q को पूरा कंटेन कर रखा है, तो इसको हम इस प्रकार से डिनोट करते हैं, Q इज सुपर सेट ऑफ P। ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि जो Q है वो पूरा P को अपने अंदर जो है कंटेन करके रखा है। ठीक है, तो जो Q हो जाएगा वो हमारा जो है Q जो है हमारे पास सुपर सेट हो जाएगा, सुपर सेट ऑफ P। ठीक है, सुपर सेट। ठीक है, और P जो है एक प्रॉपर सबसेट हो जाएगा Q का, यहाँ पर हम ये चीज़ कह सकते हैं। तो दोनों ही सिमिलर है, थोड़ा सा हमें समझना है इसको, इनके डिफरेंसेस को समझना है। ठीक है, बात रखने का जो तरीका है वो एक ही है। और उसके बाद यहाँ पर एक आता है पावर सेट। तो पावर सेट थोड़ा सा यहाँ पर कन्फ्यूजन रहता है बच्चों को अक्सर इसमें, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। पावर सेट को P, जैसे कोई एक सेट हमारे पास A है 1 2, ठीक, पावर सेट ऑफ A मैं अगर बात करूं तो देखिए पावर सेट क्या होता है, जैसे मैं पावर सेट A की बात कर रहा हूं तो इस A सेट के जितने भी पॉसिबल सबसेट्स होते हैं उन सभी सबसेट्स के कलेक्शन को हम पावर सेट बोलते हैं। मतलब ये हुआ कि A का सबसेट क्या होगा। चलिए सबसे पहले हम यहां पर देखते हैं, A हमारे पास एक सेट की बात है 1 2, इसी एग्जांपल को लेते हैं। अब आप लोग एक चीज ध्यान रखना, मैंने बताया नहीं है लेकिन ये है कि कोई भी सेट हमारे पास है, कोई भी सेट हमारे पास S हम मानते हैं, इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स है, फाई जो है S का प्रॉपर सबसेट होगा। ध्यान रखना, फाई जो है S का प्रॉपर सबसेट होगा एंड S इटसेल्फ इज अ सबसेट ऑफ S। S खुद भी एक सबसेट होगा, या फिर हम यहां पर ये कह सकते हैं कि जो फाई है वो भी हमारा S का सबसेट होगा और S खुद जो है S का एक सबसेट होगा। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई है। तो ये दोनों अगर सबसेट हुआ तो मैंने क्या बताया अभी कि जो पावर सेट होता है किसी सेट का, वो जो है उस सेट के जितने भी सबसेट होते हैं पॉसिबल उन सभी का जो है कलेक्शन। तो कलेक्शन अब यहाँ पर हम बात करते हैं। देखिए 1 2 का सबसेट क्या हो जाएगा, 1 भी तो इसका एक सबसेट हो जाएगा, फाई तो ऑलरेडी होगा, फाई तो ऑलरेडी होगा जो कि मैंने आप लोगों को बता रखा है, 2 भी इसका एक सबसेट हो जाएगा। सिंगलटन सेट आ रहा है लेकिन हाँ है ये सबसेट ही इसका। ठीक है, उसके बाद जो है 1 2 मैंने बताया था कोई भी सेट इटसेल्फ जो है उसका सबसेट होता है। तो इसका मतलब क्या है कि ये आ गए हमारे इसमें, आया समझ में, ये आ गए इसमें। तो ये जितने भी हमारे पास कलेक्शन हो गए इनके सबसेट्स के, इस सेट के सबसेट्स है ये, और इन सभी का अगर कलेक्शन मैं कर दूं, एक साथ लिख दूं, तो वो जो है एक पावर सेट हो जाएगा A का। तो होप कि ये चीज जो है आप लोगों को समझ में आ गया। अब देखिए जब बड़े बड़े नंबर्स होते हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, जैसे मैं एक सेट B मैं यहाँ पे कंसिडर करता हूँ 1 2 3 4 5 6 7, तो इसका जो है कितने नंबर होंगे इसमें कितने सारे जो है सबसेट बनेंगे इसके। तो नंबर ऑफ सबसेट्स के लिए 2n हम एक फॉर्मूला हम जनरेट करते हैं पावर सेट के लिए। तो n हमारे पास 1 2 है तो 2 की पावर 2 हो जाएगा, 2 2 4, तो 1 2 3 4।
आया समझ में? तो ऐसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सिमिलरली इसके लिए 1 2 3 4 5 6 7, तो 2⁻⁷ आप कैलकुलेट कर लीजिए। जितने नंबर्स आ रहे हैं उतने ही उसके जो है नंबर ऑफ सबसेट्स बन जाएंगे। ठीक है, होप कि ये जो छोटे छोटी बातें हैं वो आप लोगों को समझ में आ रहा है ना। वीडियो अगर अच्छा लगे तो उसको लाइक कर देना, और अभी तक चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको कर ले। ठीक है, और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दे, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो जो है हर रोज़ चैनल में अपलोड होता है, और आपके पास जल्दी से जल्दी वो वीडियो जो है पहुँचे, उसके लिए आपको सब्सक्राइब जो है नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना पड़ेगा सब्सक्राइब के साथ साथ। ठीक है, तो उसको जल्दी से आप लोग कर लीजिए। उसके बाद एक इसमें आता है यूनिवर्सल सेट। ठीक है, यूनिवर्सल सेट क्या होता है? यूनिवर्सल सेट, तो यूनिवर्सल सेट भी हमारा सेट ही होता है। ठीक है, यूनिवर्सल सेट भी हमारे पास सेट ही होता है। सॉरी, अब मिस्टेक हो गया। यूनिवर्सल सेट भी सेट होता है, और वो कैसे? देखिए, मैं यूनिवर्सल सेट होता है जितने भी सबसेट्स होते हैं, ठीक है ना, जितने भी सबसेट्स होते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जितने भी सेट होते हैं हमारे, उन सभी सेट के कलेक्शन जो है यूनिवर्सल सेट हो जाता है। ठीक है, यूनिवर्सल सेट हो जाता है, एक बड़ा सा सेट हम मान के चल सकते हैं। ठीक है, जितने भी सेट होते हैं उन सभी सेट के कलेक्शन को ही हम जो है यूनिवर्सल सेट की कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, उसके बाद एक आता है हमारे इसमें इंडेक्स्ड सेट। इंडेक्स्ड एंड इंडेक्स सेट, दो चीजें हैं, एक होता है इंडेक्स्ड और एक होता है इंडेक्स सेट। ठीक है, देखिए एस को हम जो है एक नॉन एम्पटी सेट मान के चलते हैं। ठीक है, नॉन एम्पटी सेट मान के चलते हैं। ठीक है, और ये जो एस की हम बात कर रहे हैं, एस जो है हमारे पास है, ये जो स्मॉल एस हमारे पास यहाँ पर आ रखा है, हम ये मान के चलते हैं स्मॉल एस जो है कैपिटल एस में बिलोंग करता है, और कैपिटल एस सारे जो है 1 2 3 जितने भी हमारे पास एन तक हमारे पास जाएगा। ठीक है, एन तक जाएगा। देन द सेट, तो देखिए ए एस है, मैं अगर इसको मैं बात करूं ए एस के जगह पर मैं क्या रख सकता हूं 1 2 3 A1 A2 A3 इस प्रकार से AN। तो इसको जो है हम बोलते हैं इज कॉल्ड इंडेक्स्ड सेट। इंडेक्स्ड सेट, ठीक है, इंडेक्स्ड सेट बोलते हैं। और ये जो हमारे पास एच आया है, ये जो हमारे पास एच है, इसको हम बोलते हैं इसको हम बोलते हैं इंडेक्स सेट। इंडेक्स सेट, दो चीजें हैं, इंडेक्स्ड सेट और एक होता है इंडेक्स सेट। तो जब हम इंडेक्स सेट में से जो नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5, वो अगर हम उठा करके इसके साथ, इस नॉन एम्पटी सेट के साथ हम रख दें n के जगह पर 1 2 3, तो उसको हम इंडेक्स सेट बोलेंगे, इंडेक्स्ड सेट बोलेंगे। और इसके अंदर के जो नंबर्स होते हैं वो उसी को हम जो है इंडेक्स सेट बोलते हैं। दो चीजें हैं अलग अलग। ठीक है, चलिए वीडियो थोड़ा सा लेंथी हो रहा है, तो और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि मैं आपको कल के लेक्चर में बताऊंगा। हम इसको पार्ट 1 कंसीडर करके चल रहे हैं। ठीक है, इसको हम जो है पार्ट 1 कंसीडर करके चल रहे हैं, और पार्ट 2 का जो वीडियो है वो मैं आप लोगों को कल बताऊंगा। तो तब तक के लिए आप लोग चैनल के साथ बने रहिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।